जी नाज़रीन, क्या हाल है आपके? कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, बहुत इम्पोर्टेंट खबरें हैं। 2 पाकिस्तान के पॉलिटिकल मंज़र से खबरें होंगी। आजकल बड़ा लहदे है उस पर सोशल मीडिया में और और दोनों 2 बाकी 2 खबरें जो है वो सूरत-ए-हाल एक ही है, वही ईरान-अमेरिका जंग और जिसमें इसराइल मुसलसल हमले कर रहा है ईरान पर। उसी तनाजुर में बात करें तो उसमें एक हिस्सा पाकिस्तान से मुतालिक है। अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं वो अ उन्होंने एक बयान दिया और उस पर हमारे अंदरूनी अनासिर ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वो उनका बयान क्या था, उसका तनाजुर क्या था और ये पाकिस्तान मुखालिफ बयान क्यों है? इस पे बात करेंगे, इसका तजिया करेंगे। इसके साथ-साथ अमेरिका पर हमले बढ़ गए हैं ईरान के और यूँ समझिए कि मुज़ाकरात की गूंज भी है और हमले हो रहे हैं। ये वजह क्या है? इसलिए हो क्या रहा है? इस पे बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बात की थी और जो बाकी 2 स्टोरीज़ हैं वो उनमें एक सिंध हुकूमत की तब्दीली से मुतालिक है और दूसरी इमरान खान रिहाई फ़ोर्स बन रही है। क्या ज़रूरत है इसकी? इस पे बात करेंगे। तो नाज़रीन, पहले ज़रा चूँकि आलमी मामला है तो ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीक जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और उसमें बड़ी एक्टिविटी होनी है पाकिस्तान में और इस बात के भी इम्कानात हैं कि मुज़ाकरात भी नेक्स्ट वीक बाय मिड नेक्स्ट वीक या उसके आखिर में हो जाएँ। आज अमरीकी जो नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता हैं, सदर ट्रंप के मुशीर जो हैं, उन्होंने विटकॉफ़ उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये मुज़ाकरात हो जाएँगे और उन्होंने बताया कि अमरीका जो है वो ईरान के साथ वादा करना चाहता है। यानी ये पहला स्टेप है जिसमें संजीदगी से अमरीका ने जब ये पहल की है तो इसका मतलब ये है कि वो ईरान की शिकायत को वज़न भी देगा और ईरान की शिकायत सबको पता है और उन्होंने भी इस तरफ इशारा भी दिया है। अब ये वज़न तो होगा, अब मुज़ाकरात तो होने हैं लेकिन उस हवाले से चूँकि एक डिप्लोमेटिक एफ़र्ट चल रही है मुसलसल। आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की 1 घंटा तक गुफ्तगू हुई और उन्होंने वो जो 1 घंटा गुफ्तगू हुई है उसमें उसके बाद जो मसूद पेज़ेश्कियान का जो जवाब था और जो उनका ट्वीट था उसके बाद जो मुझे बात समझ में आई वो यही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो गुज़िश्ता रात ईरान ने दावा किया था, एक तो वो तैयारा मार गिराने का, फिर उसके बाद आज जो है वो एक हेडक्वार्टर कहलाता है, वो इस्लामी नाम है उसका। वो मैं उसका नाम भूल गया, इस वक़्त ज़हन में नहीं आ रहा। लेकिन वो उन्होंने दावा किया कि जी कुवैत के करीब अमरीकी जो टेक्निकल जहाज़ थे उनको निशाना बनाया, वो शिप को निशाना बनाया, उसमें 12 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। यूएई में एक कंपाउंड को निशाना बनाया जिसमें अमरीकी शहरी मुकीम थे और अमरीकी फ़ौजी मुकीम थे और कई घंटे तक जो है वो ज़ख्मी और लाशों को निकालते रहे। ये उन्होंने ऐलान किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले पर बात हुई होगी क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनसे कहा होगा कि आप अपनी तरफ से ये कशीदगी बंद करें और ये हमले करना बंद करें क्योंकि ये मामलात को ख़राब करते हैं, जिसके जवाब में मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने ट्वीट में भी कहा और प्राइम मिनिस्टर के साथ गुफ्तगू करते हुए भी उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि हम पहले हमले नहीं करते हैं। अच्छा, अब वो उनकी बात पे वज़न भी है। आपको याद है गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इसराइल की जानिब से और फिर ये ईरान तो ये समझता है कि इसराइल और अमेरिका ने हमले किए, लेकिन इसराइल की जानिब से जो शवाहिद है हमले उसने किए। उनका जो स्टील बनाने का नेटवर्क है उसके ऊपर हमले किए, पावर नेटवर्क उसका ख़राब करने की कोशिश की। ईरानी ये कहते हैं कि हमने उन लाइट्स को पहले ही रिमूव कर दिया था जो इज़ाफ़ी लाइट्स हैं, तो बड़ा नुकसान पहुँचा है लेकिन मुकम्मल नुकसान नहीं पहुँचा, मुकम्मल तबाह नहीं हुआ। तो अब वो अगर ऐसा होता रहेगा इसराइल की जानिब से तो ये तो फिर खराब मसला तो हल नहीं होगा। अब जो इसराइल है, ईरान ये समझता है कि वो अमरीकी बगल बच्चा, हालाँकि सूरत-ए-हाल वाइस वर्सा है। इस जंग में तो ऐसा लगता है कि अमरीका जो है वो इसराइल का बगल बच्चा है। तो उस सूरत-ए-हाल में ईरान का ये कहना है कि हम पर हमले हो रहे हैं और अगर हमले होते रहेंगे तो फिर ईरान के साथ वो जो विटकॉफ कहते हैं कि हम वायदा करना चाहते हैं, हम वायदा तो वो कैसे होगा? ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट अमल है
और इस हवाले से पाकिस्तान ने एक फर्दर स्टेप और लिया है। वजीर खारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कान फिजान से बात की थी, आज भी गुज़िश्ता रोज़ भी हुई उनकी, आज भी हुई, फिर मिस्री वज़ीर खारजा से 2 रोज़ पहले भी हुई थी, आज भी हुई। मलेशियन वज़ीर खारजा से भी उनकी बातचीत हुई। कतर के नायब के वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा जो हैं अब्दुर्रहमान अल-सानी, उनसे भी मुलाकात हुई। माफ़ कीजिएगा, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। तवील गुफ्तगू में का महवर और मकसद जो है वो इस कशीदगी को ख़त्म करना है, डी एस्केलेशन को करना है और इस जंग को रुकवाना है। बुनियादी बात यह है। और इस तनाजुर में कल कॉन्फ्रेंस होगी इस्लामाबाद में, और उस कॉन्फ्रेंस में ये जो तमाम ममालिक हैं ये देखेंगे, इसी बात की जानिब देखेंगे कि ईरान को किससे कायल किया जा सकता है, क्या क्या और करने की ज़रूरत है, क्या क्या और ज़रूरियात है, क्या क्या लवाजमात दरकार है, अमेरिका के साथ बात अब आगे कैसे बढ़ानी है। इन चीज़ों में जाहिर सी बात है ये तमाम ममालिक सरगर्म है। इसहाक डार ने गुज़िश्ता रोज़ बताया था कि तमाम ममालिक भी मदद कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया और मिस्र और तुर्की के अलावा। इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही गुज़िश्ता रोज़ तुर्क वज़ीर खारजा ने, उन्होंने ये कहा कि अगर ईरान हमले नहीं रोकेगा तो फिर ईरान के खिलाफ इलाकाई ममालिक का एक इत्तेहाद जो है वो वजूद में आएगा, और ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को भी शायद उसका हिस्सा बनना पड़े। ये मेरी राय है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस माहदे में है, और उस डिफेंस माहदे का ये तकाजा है कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वूर होगा, और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वूर होगा। और सऊदी अरब की खास अहमियत है। हमारे दोस्त ये कहते हैं कि जी सऊदी अरब तो हमें सऊदी अरब ने क्या दिया। एक तो ज़रा इस तनाज़ुर को दुरुस्त करना चाहिए। पाकिस्तान का एटमी प्लांट जब ये प्रोग्राम बना तो उसमें सऊदी अरब की शिरकत और उसमें सऊदी अरब की मदद तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये बिल्कुल तारीख का हिस्सा है। और लेकिन उसके बाद जब भारत ने एटमी धमाके किए तो हमारे पास कोई चारा नहीं था कि हम एटमी धमाके करें। सारी दुनिया, बिल क्लिंटन ने 5 फोन किए थे नवाज शरीफ को, ये कह रहे थे कि पाबंदियां भी लग सकती हैं, आप ना करें धमाके। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कहा था कि हम हाजिर हैं तो आप धमाके करें, आपके सर्वाइवल का मामला है, क्योंकि ये एटमी पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो पाकिस्तान का तो है लेकिन ये आलम इस्लाम का भी है, और इसलिए जो है और हमें इसकी जरूरत भी है। तो पाकिस्तान ने एटमी धमाके किया और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की अमली मदद की, वरना जो पाबंदियां लगी थी कई सालों की वो आपको लग पता जाता। अगर वो पाबंदियां अगर सऊदी अरब मदद ना करता और वो पाबंदियां इफेक्ट ना होती उस मदद की वजह से, तो पाकिस्तान को बहुत मुश्किल होनी थी। तो दोस्त ममालिक के दरमियान ये बड़े मामलात हैं। इस दरमियान में एक मोहम्मद बिन सलमान के बारे में हत्याकामेज़ गुफ्तगू भी सदर ट्रंप की आ गई है। तो इसमें मुझे ये लगता है कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के ताल्लुकात अब अच्छे नहीं रहेंगे, इसलिए कि सदर ट्रंप जो है, जब तक सदर ट्रंप है कम से कम, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जो है उनकी दोस्ती जराड कुश्नर से है जो सदर ट्रंप के दामाद हैं, लेकिन ये दोस्तियां ज़ाती हद तक के बायस नहीं कायम रहा करती, चाहे वो हुक्मरानों की दोस्तियां हो या मेरे और आप जैसे आम आदमी की दोस्तियां हो। जब आप कोई हद तक करेगा कोई एक फरीक तो दोस्ती कायम नहीं रहती। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब इनके ताल्लुकात भी खराब होंगे, और फिर इनके ताल्लुकात खराब होंगे तो यूएई अमेरिका की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि यूएई के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब है, लेकिन बहरीन, कतर और जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं वो सऊदी अरेबिया के साथ मज़ीद रिलैक्स होंगे। तो एक ये सिनेरियो बन रहा है। इस सिनेरियो में कल कॉन्फ्रेंस होगी, दूर कॉन्फ्रेंस है, परसों भी होगी, मुशावरत है बेसिकली ये, और इसमें यही है कि ईरान को फर्दर क्या करने की जरूरत है, इसके एजेंडे पर यही है जंगबंदी। उसमें मुख्तलिफ पहलू हैं, और उसमें फिर ये जो वज़ीर खारजा है ये वज़ीर पाकिस्तान से भी मिलेंगे, इसकी क़यादत से भी मिलेंगे, क्योंकि जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने बहुत काम किया इसके ऊपर और बहुत राब्ते किए हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है आसिम मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, वो भी उन्होंने भी, और डीजी साहिब भी हैं, उन्होंने भी बहुत राब्ते किए हैं ईरान में। तो वो तमाम चीज़ें शेयर की जाएंगी और सदर वज़ीर आज़म से भी बातचीत होगी, तो कोई ना कोई रास्ता इसमें सब पूरी उम्मीद है और बहुत ही जो है एंथुसियास्टिक है कि रास्ता कोई ना कोई निकल आएगा। अमेरिका भी पूरी उम्मीद है।
अब आते हैं जरा दूसरी जानिब नाज़रीन, जो दूसरी स्टोरी है। 2 रोज पहले सदर ट्रंप ने एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि जी ईरान ने मुझे बड़ा ग्रेट तोहफा दिया, कल बताऊंगा। ये परसों उनका बयान था। फिर 2 रोज पहले उन्होंने ये बताया। उन्होंने कहा कि एक परसों से एक दिन पहले तो उन्होंने बताया कि जनाब ईरान जो है वो उसके पास नया 8 पाकिस्तानी झंडे लगे जहाज़ों को गुजरने दिया, और ये बड़ा ग्रेट जो है वो तोहफा है हमारे लिए, तेल दिया है। और पाकिस्तान जो है वो फिर जब मैंने ये खबरें देखी तो मुझे यकीन हो गया कि मैं दुरुस्त लोगों से बात कर रहा हूँ। अब इसका तराजू जरा देखने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से एक मुखालफाना प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। अब और उसमें अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के लोग बहुत ज्यादा है। आज तो मिशी खान ने तो मुझे बहुत ही ज्यादा बददिल किया। मिशी खान पाकिस्तान के अदाकारा नहीं, अदाकार को मैं ये कहता हूँ कि स्पोर्ट्समैन और अदाकार या जो पब्लिक में सोसाइटी के हीरो होते हैं, पब्लिक के हीरो होते हैं, उन्हें कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। उनको सब लोग पसंद करते हैं अक्रॉस दी बोर्ड जो है वो। और लोग जो पॉलिटिकल रखते हैं माइंडसेट वो और पॉलिटिकल लीनिंग वो सब पसंद कर रहे होते हैं, तो इनको दूर रहना चाहिए इस मामले से। मिशी खान ने बहुत बड़ी चवल मारी है, माफ कीजिएगा। उन्होंने कहा कि जनाब अगर तो ईरान अमेरिका जंग रुकवा कर फायदा पाकिस्तान को होता तो ये जंग नहीं रुकनी चाहिए। लानत है ऐसे बयानात पर। मैं इतने शदीद जुमले इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन बहरहाल ये मेरा मुल्क भी है। हम जर्नलिस्ट हैं या कुछ भी है, मुल्क तो हमारा भी है ना। अपने मुल्क के लिए इस किस्म के ख्यालात का इजहार जो है वो बहुत ही नाजेबा बात है। और पीटीआई को भी ये सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही है, क्योंकि पीटीआई वाले धड़ाधड़ लगे हुए हैं प्रोपेगेंडे पर कि जनाब वो पाकिस्तान ने 10 जहाज गुजार दिए, अमेरिका की गुलामी की। इस बात को समझने की जरूरत है कि सदर ट्रंप जो है वो एक तो दफ्तर खारजा ने उसकी वादे तरदीद की कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि पाकिस्तान के ने झंडे लगाकर जहाज गुजारे और अमेरिका को दे दिए हो। वहां से पाकिस्तान आए हैं कंटेनर्स, 2 कंटेनर तो गुज़िश्ता रोज आए हैं, 2 उससे पहले आए थे, 4 तो यही हो गए। और ये अपना हुर्मुज़ से गुजर कर आए। और फिर हमने आपको गुज़िश्ता रोज भी बताया था कि किसी और मुल्क से भी, अब जैसे जापान ने तेल लिया, थाईलैंड ने अपने मुआहदा करके तेल लिया, तो अगर जो जहाज अवेलेबल होता है, जो शिपमेंट कर रहा होता है, अगर वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा होगा। वो कोरिया में रजिस्टर्ड है तो कोरिया का झंडा होगा। तो इस किस्म का कोई झंडा हो सकता है, तो वो तो कोई ऐसा इशू नहीं है, उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है। तो ये प्रोपेगेंडा जो है, ये मेरा ख्याल है ये कोई पाकिस्तान दोस्ती नहीं है। अब चलिए पाकिस्तान दोस्ती की बात चली है तो जरा पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टोरी पर भी बात कर लेते हैं। सोहेल आफरीदी साहब जो है वो उन्होंने शुरू कर दी है इमरान खान रिहाई फोर्स की रजिस्ट्रेशन। पेशावर में उन्होंने अपने दफ्तर में बैठकर शुरू की, फिर साबी में शुरू की। अब वो कहते हैं कि जनाब आप ये करेंगे और ये कर देंगे, और बताइए क्या क्या कुछ कहते हैं। मैं आपको इसकी आईनी पोजीशन बता देता हूँ, क्योंकि जो भी सियासी चाल वो चले वो उनका हक है, लेकिन ये सियासी चाल नहीं है मेरी राय में। इमरान खान साहब ने एक टाइगर फोर्स बनाई थी। कहाँ है वो टाइगर फोर्स इमरान खान साहब के जाने के बाद? वो कहाँ है? उसमें भी बड़ी लंबी रजिस्ट्रेशन हुई थी, और फिर सियालकोट में एक हल्फ भी हुआ था, और वो हल्फ इमरान खान के हवाले से हुआ था। वो उमर डार साहब उस जमाने में थे, और वो बताएंगे बाकी बातें तो शायद वही बताएं। अब वो आजकल वो नहीं है मंजर पर। तो वो हल्फ जो है वो इमरान खान की वफादारी का था पाकिस्तान के मुकाबले में। ये उस वक्त ये इल्ज़ाम लगा था। मैंने सिर्फ उसकी वीडियोस देखी, कंटेंट नहीं देखा, तो मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर सकता इस पर। लेकिन और बावर यही किया जा सकता है कि ये शायद ऐसा भी हुआ हो, क्योंकि उसके फौरी बाद इमरान खान साहब को उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई और इक़्तिदार से बेदखल हो गए। अब ये मामला जरा डिफरेंट है। अब मामला है इमरान खान की रिहाई का। अलीमा खान कहती हैं कि लोग खुद जो है वो निकाल लेंगे इमरान खान को जेल से बाहर। देखिए जेल पर हमला जो है वो एक तो कानून के खिलाफ वर्जी है। ये जेल पर हमला, और फिर चूंकि रावलपिंडी जेल खास तौर पर एक ऐसी जेल है जहां पाकिस्तान के दुश्मन जो कैदी हैं वो भी कैद हैं। पाकिस्तान पर हमला अवर जो है टीटीपी या फितरतुल खारिज के लोग वो भी यहाँ मौजूद हैं। बाज़ और कैदी भी हैं जो हसास नौइयत के हैं। तो जेल पर हमला जो है ये मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपको बता दूं, एक तो इंसदाद दहशतगर्दी में आएगा, दूसरे आर्टिकल 6 के खिलाफ वर्जी में आ जाएगा।
वजह उसकी ये कि ये जेल पर हमला आईन पाकिस्तान के तहत बिल्कुल अलाउ नहीं है। और जेल तोड़ना भी इसी तरह की खिलाफ वर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 बार जेल टूटी, कैदी फरार हुए। तो जेल पर हमला जो है वो बहुत ही हवलनाक काम होगा, एक बात। दूसरी बात ये भी समझनी है कि इमरान खान सियासी कैदी हैं। इमरान खान सियासी कैदी हैं तो उनको मुकदमात का सामना है। अब हमारे यहाँ ये बड़ा होता है कि जनाब वो सियासी कैदी सियासतदान पर मुकदमात बना दिए जाते हैं। ये दुरुस्त है कि माजी में भी मुकदमात गलत बनाए गए, बेनजीर भुट्टो पर गलत बनाए गए, नवाज शरीफ के मुकदमे की जो जज ने सजा में सारा कुछ कच्चा तथा खोल दिया था। लेकिन एक बात इसमें बहुत कन्फर्म है कि सियासतदान की बहुत सारी चीजें जब वो इख्तिदार में होता है या अपोजिशन में होता है तो इग्नोर भी की जा रही होती हैं। तो जहां मुकदमे बनते हैं, वहां जो मुकदमे नहीं बनते वो भी उसमें शामिल होते हैं। तो ये दोनों काम होते हैं। हमेशा ऐसा ही होता है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसे लोग जो कातिल हैं, मफरूर हैं, उनकी तस्वीरें आ जाती हैं। अब सियासतदान को तो नहीं पता ना कि ये कौन है, लेकिन बहरहाल वो एक कानून के खिलाफ वर्जी तो है, वो उसके साथ तस्वीर बनवा रहा है। इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जिन पर जो है वो नजरअंदाज की जाती हैं। फिर उसके अलावा करप्शन के बहुत सारे मामला हैं जिनको दरगुजर कर दिया जाता है कि उनको बताया जाता है कि आप ये ना करें, ये ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो खुद तस्दीक भी करते हैं, उनका ताल्लुक बहुत सारी जमातों से, इंक्लूडिंग PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग। तो ये होना जरूरी है। लेकिन अब ये मामला पता नहीं अगर ये हमला करेंगे, और ये फोर्स किस काम की है, क्योंकि आईन पाकिस्तान किसी प्राइवेट मलेशिया को रखने की इजाजत नहीं देता। इसीलिए जमात उनकी मौलाना फजल रहमान की जो थी हरकतुल अंसार, उसको भी जो है वो गैर कानूनी डिक्लेयर किया गया। हरकतुल अंसार नाम की कोई वो नहीं है फोर्स, और भी कोई मलेशिया पाकिस्तान में अब एग्जिस्ट नहीं करती, जो पहले करती थी, अब नहीं करती। ये आइन के खिलाफ वर्जी है। बहरहाल देखते हैं आगे चलकर इसमें क्या होता है, क्योंकि इमरान खान सियासी कैदी जरूर PTI ये कहती है होंगे इसलिए कि वो सियासतदान है, लेकिन उनको सजा हो चुकी है, वो सजा याफ्ता कैदी हैं। तो सजा याफ्ता कैदी को छुड़वाना, एक तो भाई आप फोर्स बनाना चाहते हैं तो आप बनाइए, आप पेशावर की तरक्की के लिए फोर्स बनाएं। आप ये बताएं कि हम ये फोर्स निगरानी करेगी तरक्याती कामों की, लेकिन एक ऐसा काम जिसमें किसी जुर्म की झलक दिखाई दे रही हो, और फिर खुद अपने लोग उनके बयानात के साथ उसको स्ट्रेंथन कर रहे हो झलक को, तो वो ये मुनासिब नहीं होता। और ये अलीमा खान साहिबा वगैरह कहते हैं कि लोग जो है वो जेल से खुद निकाल लेंगे। इसका क्या मकसद है? यानी जेल पर हमला करेंगे, हमलावर होंगे, घुस जाएंगे और निकाल लाएंगे, यही है ना। MKM ने एक जमाने में किया भी था। अल्ताफ हुसैन रिहा, वो मुकदमा इसलिए नहीं बना था कि अल्ताफ हुसैन रिहा हो गए थे अदालती हुक्म पर, और वहां रोकथाम भी पहुंच गई थी और वो रिहा हो गए थे, अपने सेल से भी बाहर निकल आए थे कि जेल की बाहर की दीवार तोड़ी थी, और उसमें कुछ लोगों को सजा भी हुई थी उस वक्त। वैसे 88 की बात है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। बातें जरा सिंध की जाने दो। अब 2-4 रोज से सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी बरपा है, और वो क्या है कि जनाब एक मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में, कि जी वहाँ मुर्तजा वहाब और उन्होंने एक दूसरे का गिरबान पकड़ लिया। मुराद अली शाह ने प्रेसिडेंट की मौजूदगी में ये नहीं हो सकता। अगर ये होता तो दोनों अब तक मुअत्तल हो चुके होते, पार्टी से कम से कम। और सदर जरदारी जो है उनको मैं जानता हूँ, बिलावल भुट्टो को भी जानता हूँ, वो ये टॉलरेट ना करते। एक बात तो ये है। लेकिन फिर मैंने बहुत सारे लोगों से पता किया, और फिर वो किसी ने कहा नबील गबोल ने ये कर दिया, फलां ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया। एक साहब तो है वो रोजाना उठते वो पता कहते हैं कि ये काम तो हो जाएगा, यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुलेगी, ये काम तो हो जाएगा, यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुलेगी। तो मैं इस्लामाबाद में हूँ, कराची रहा हूँ 5 साल जो है मुसलसल, और 2 साल एक मरतबा। तो मैं कराची से वाकिफ भी हूँ। कराची में मेरे जानने वाले भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, अभी भी हैं, उनसे भी बात होती रहती है। तो मैंने फिर अपने लोगों से भी पूछा, अपने जानने वालों से पूछा, सिंध हाउस में लोगों से, सिंध हाउस कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, वज़ीर सिंध के दफ्तर में लोगों से पूछा, और बहुत सारे लोगों से पूछा जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है। अब जो मालूमात मिली है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक बात तो ये है कि कराची में इस वक्त कई मंसूबे चल रहे हैं, उनमें K4 एक मंसूबा। K4 मंसूबा वफाक का था, वफाक ने फंड नहीं दिए, तो सिंध हुकूमत जो है वो अपने फंड से उसको मुकम्मल करी, क्योंकि ये 10 साल लेट हो गया है ऑलरेडी ये मंसूबा। कराची में पीने के पानी का मसला है।
अब यूनिवर्सिटी रोड पर उसको कनेक्ट करना है कराची की मेन लाइन से। यूनिवर्सिटी रोड और फिर उसकी कई आर्टरीज हैं, मेन लाइंस के साथ भी कनेक्ट करना है, कई आर्टरीज के साथ भी कनेक्ट करना है। वो कई सड़कों से गुजरती हैं, तो इसलिए इर्द गिर्द की बहुत सारी सड़कें जो है वो खुदी हुई हैं। वहां से खुदी हुई है और फिर उन सड़कों को की मरम्मत भी मकसूद है। अब हुकूमत अगर ये सड़कों की मरम्मत शुरू कर चुकी थी K4 मंसूबा, तो बाद में ये फैसला हुआ कि सिंध हुकूमत उसको, ये सिंध हुकूमत के लोगों का कहना है कि फैसला बाद में हुआ कि सिंध हुकूमत मुकम्मल करेगी, तो सिंध हुकूमत ने जो है फिर जो शुरू किया, तो ये फैसला किया गया कि 5-6 सड़कें जो है वो जहाँ से कनेक्ट होना है K4 को पानी की मुख्तलिफ टाउन्स की लाइनों से, तो वो एक दफा ये मुकम्मल हो जाए उसके साथ ही कर दिया जाए। फिर एक रेड लाइन मंसूबा है, उस मंसूबे की खातिर भी सड़कों को डिले किया गया कि फिर बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, तो लोगों को एक लॉन्ग टर्म परेशानी होगी। अब वो ये कहते हैं कि फिर वज़ीर आला सिंध ने एक दिया है 82 अरब रुपए से 85 अरब रुपए तक का एक कराची को दिया है वो कराची पैकेज। उसमें बहुत कुछ है, तो वो बन रहा है, वो चीजें बन रही हैं, उस वजह से भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, उसमें दोस्त जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने एक मिसाल भी दी। उन्होंने कहा शाहरा भुट्टो जो है वो बहुत ही क्रिटिकल मंसूबा था। अब वो मुख्तलिफ जगहों से, इलाकों से होता हुआ शाहरा फैसल की लेफ्ट साइड से वो शाह फैसल कॉलोनी में उतरा। अब शाह फैसल कॉलोनी से एयरपोर्ट जाने के लिए भी तो जगह चाहिए ना, और उस रोड पे ट्रैफिक बहुत है शाहरा फैसल पर, बल्कि वो ड्रिग रोड हो जाता है वहां से, शाहरा फैसल जो है वहां से ड्रिग रोड हो जाता है शाह फैसल कॉलोनी से। तो वो उसके लिए फिर वज़ीर आला ने ये हिदायत की कि शाह फैसल कॉलोनी से एयरपोर्ट तक एक फ्लाईओवर बनाया जाए। तो इस तरह के ये मंसूबे हैं जिसमें बहुत कुछ होगा। फिर दूसरा ये कि ये जो गलियां, सड़कें और नालियां ना, इनको समझने की जरूरत है। इस पॉलिटिक्स को कराची वालों को भी समझने की जरूरत है। न जाने कराची वालों की अकल कहाँ चलेगी। ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। जो बल्दियाती निज़ाम है पूरे पाकिस्तान में वैसे ही है। मेयर है, मेयर की अपनी जिम्मेदारियां हैं। मेयर के नीचे, मेयर कराची के नीचे वाटर बोर्ड है, मेयर कराची के नीचे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, मेयर कराची के नीचे पानी का मंसूबा है, मेयर कराची के नीचे मेन सड़कें जो है वो शाहरा फैसल कह लें, पाकिस्तान रोड कह लें, या इस तरह की जो मेन चीजें हैं वो हैं। और काफी कुछ है उसके नीचे। टैक्सेशन भी उनकी है और वो उस पर फोकस करते हैं। कराची की ब्यूटिफिकेशन वो के लिए उनके अंडर है, तो ब्यूटिफिकेशन भी उनके अंडर है। तो इस तरह जो ना वो उसका काम दूसरा है। जो लूप सड़कें हैं, मिसाल के तौर पर नाजमाबाद में सड़कें हैं, नाजमाबाद को नॉर्थ नाजमाबाद से मिलाना है, ये सड़कें जो है ये टाउन की जिम्मेदारी है। अब ये टाउन के लोग काम करेंगे ना, तो कराची को आप यूं समझिए कि ये जो राशिद बिनास रोड है, यहाँ से दोनों जाने आप न्यू कराची तक चले जाएं या शाह फैसल कॉलोनी तक चले जाएं, ये पूरा ये शहरी आबादी है इसमें। और ये शहरी आबादी या तो जमात इस्लामी के साथ है, या फिर MQM के साथ है, और या फिर PTI के साथ है। इन तीनों के साथ है। सबसे बड़ी वहाँ एक नुमाइंदा जमात होती थी MQM। पिछले इलेक्शन में MQM नहीं थी तो PTI ने नशिस्तें दी थी। अब इलेक्शन हुआ तो MQM बड़े हिस्से की नुमाइंदा है। तो अब वो MQM या बाजरों का तो पीपल्स पार्टी से खैर कहते हैं कि खुदा वास्ते का बैर है। कभी शब्बत जैदी ने ये कहा कि बाजरों को पीपल्स पार्टी को स्पेस देनी पड़ेगी, क्योंकि वही अल्टीमेटली नुमाइंदा जमात है। ये शब्बत जैदी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन वो उस वजह से पीपल्स पार्टी कुछ भी कर रही हो तो वो उसके सपोर्ट पर नहीं खड़े होते। अब जो जमात इस्लामी के टाउन हैं, MQM नहीं थी उसमें, तो जमात इस्लामी के टाउन अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करे। नाजमाबाद में गोल मार्केट का इलाका है, उस तरफ 4 सड़कें आती हैं, वो मैं जाती तौर पर उससे आगाह हूँ किसी वजह से। वहाँ वो नाजमाबाद के हैं, मुनम जफर है गालबन वहाँ, नहीं मुनम जफर तो हैं कराची के अमीर, कोई मुजफ्फर साहब है। लेकिन वो सड़क बनाना तो उनके टाउन की जिम्मेदारी है। अब वो एक अदारा बनाया है उन्होंने, वर्ल्ड बैंक के मातहत बना है वो, वर्ल्ड बैंक उसको देखता है। अब उसके साथ राब्ता करके वो सड़कें बनानी है, तो वो फिर आपको ये काम इस रूट से करना होगा। ये चीजें जो है ना वो कराची वाले लोग ना समझ रहे हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं, और वो चूंकि उनकी मुखालिफ है और सिंध हुकूमत एक आसान टारगेट है, तो वो सिंध हुकूमत को टारगेट करते हैं। हाँ, अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो जरा मुस्तफा वहाब पर, मुर्तजा वहाब पर तनकीद करें, वो आपको जवाब देता है। और मैंने कराची में जो मेयर देखे हैं
फारूक सत्तार साहब मेयर थे, नहीं मिलते थे लोगों को। मैं उस जमाने में कराची में था, मेरे भाइयों की तरह के दोस्त हैं। मुस्तफा कमाल मेयर थे, अब वो अपने लोगों को तो मिलते थे। मैं उन दिनों में भी कराची रहा, मैंने मिलने की कोशिश की, नहीं मिलते थे। तो ये जो है ना, मुर्तजा वहाब जो है वो सबको मिलते हैं, सब जगह चले जाते हैं, जवाब भी देते हैं, कभी गुस्सा भी कर जाते हैं। नौजवान है, गुस्सा कर जाते होंगे, इनकी खामियां भी होंगी। लेकिन ये जो शहर का नक्शा है इस वक्त, इसको बनाने के लिए मजबूर भी तो आप लोगों ने किया ना। K4 मनसूबा आपका, आपके पानी की जरूरत है, रेड लाइन आपकी जरूरत है, कराची में जो बाकी मनसूबे हैं, जो 82 अरब का पैकेज दिया, ये भी आपकी जरूरत है। आप अगर ना बने तो भी आप करते हैं। अब काम हो रहा है तो कह देते हैं कि जनाब वो 7वीं नस्ल आ जाएगी तो यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुलेगा। तो जरा सब्र करें, शायद 1 साल 1.5 साल और लगे इस तकलीफ में, लेकिन फिर ये लंबे अरसे के लिए हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो कराची खुश होगा। जैसे करीमाबाद की मिसाल है, मुझे CM हाउस में मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमने सर्वे करवाया, वो जो करीमाबाद के लोग हैं वो खुश है, क्योंकि करीमाबाद पर बिल्कुल जिन पैक रहता था हर वक्त। ये करीमाबाद बहुत ही जो है वो मसरूफ एरिया है। तो वो कहते हैं कि करीमाबाद के लोग खुश हैं, जमात साहबी को तकलीफ है। जमात साहबी को खैर, मेरा अपना भी ये तासुर है कि हमेशा कराची में कोई काम अगर हो रहा हो तो उनको तकलीफ होती है कि ये काम हो जाएगा तो हमारे वोटर हमें छोड़ देंगे। भाई आप अगर इतने मजबूत होते तो आपका वोटर आपको छोड़कर MQ की तरफ नहीं जाता। इस बात पे गौर करना चाहिए जमात इस्लामी को। खुदा हाफिज।